हेलो भाईस, कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी सीरीज निकल रही है, तो उसका पार्ट 2 आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे फर्स्ट पार्ट में आकिब भाई थे, अभी सेकंड पार्ट में अपने फैजान भाई है जो आज मेरे साथ है। कैसे हो फैजान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फैजान भाई हमारे एक कलीग, हमारे खास दोस्त भी है। तो कुछ चीज़ें जो आप तक पहुंचनी चाहिए, तो वो हर एक चीज़ मेरे पास हो ज़रूरी नहीं, तो हर एक के साथ किसी न किसी से कुछ चीज़ें बेनिफिट आपको मिल जाएगी। तो आज फैजान भाई के साथ हमारा जो पॉडकास्ट है, उसमें आपको पूरी डिटेल्स कुछ बात निकलेगी, कुछ पॉइंट निकलने वाले, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फैजान भाई? श्योर। लेट्स से। जैसे बहुत से कमेंट है फैजान, हम लोग को आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है हमारा जो यूट्यूब चैनल है, उस पर बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि रेंट पे लेके रहना चाहिए या घर खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग का यही है कि रेंट 10,000 मिल जाएगा, EMI 22,000 आती है। तो क्या उन लोगों के लिए सही है? ये मेन क्वेश्चन मैं पहले आपसे पूछता हूँ। देखो, आज जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से कस्टमर ने, हर एक इंडिविजुअल ने, रेंट में जो है आपका रिटर्न्स कुछ नहीं है, सिर्फ वन वन वे है, जाना है। और ओके। आप जो इन्वेस्ट करोगे ईएमआई की शक्ल में या मंथली जो पेमेंट प्लान की शक्ल में बिल्डर को पे करके, आपका एंड ऑफ द डे उसका कुछ अचीवमेंट है, रिटर्न्स है कि आप एक प्रॉपर्टी आपकी बन रही है। और आज दुनिया में हम देखेंगे तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी में होता है। ऑफ कोर्स वो तो है। ये भी बात सही बोला आपकी। जैसे जो इनकम है और ये भी चीजें आ जाती है। रेंट आपने दे दिया, लेकिन आपकी कुछ चीज बनती नहीं है। बनती नहीं है। अब बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टी, आपको 2 BHK का बजट है तो 1 BHK में भी जाके ले सकते हो, तो बिल्कुल। आपका EMI भी उसमें कम हो जाएगा। इसमें वामे कैसा है कि अक्सर लोग, अ, तुम क्या हम क्या, हम लोग इस फील्ड में पिछले कुछ 8-10 साल से देख रहे हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट या एक्सपेक्टेशन जो जैसे 2 BHK की, या उसकी रिक्वायरमेंट 2 BHK की बड़ी फैमिली, लेकिन बजट जो है ना 2 BHK का नहीं बैठता, या 2 BHK का ईएमआई या इंस्टॉलमेंट देने का नहीं बैठता है, उसकी वजह से लोग रेंट पे रहना प्रीफर करते हैं। लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो बंदा भले वन वन BH के लिए या 1 आवर के लिए अपने बजट के हिसाब से, क्योंकि जिस वक्त में उसका बजट बनेगा ना, आज से 5 साल बाद, तो उसका एक बेस बना रहेगा, उसको टॉप अप कर सकता है। 2 BH के बनाने में बहुत आसानी होगी। बल्कि उस टाइम पे वो जो मार्केट ऊपर गया रहेगा, डायरेक्ट 2 BH के खरीदने से अच्छा जो भी उसकी पहली प्रॉपर्टी है ना, छोटी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, उसको सेल आउट करके उस पर टॉप अप करके वो दूसरी बड़ी प्रॉपर्टी ले सकता है। वही चीज वो रेंट पे रहेगा, तो अपनी लाइफ की जो लग्जरी बोलो या अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मीट करते हुए वो रेंट पे एक्सपेंस करते रहेगा उन 5 सालों में। उसका सेविंग या उसका रिटर्न्स उन पैसों में से कुछ नहीं है। अलबत्ता जो 1 BHK में इन्वेस्ट करेगा उस वक्त के बजट के हिसाब से, उसकी ग्रोथ भी होंगी, उसकी वैल्यू की भी ग्रोथ होंगी, उसके रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। जिस वक्त में बेचेगा या दूसरी प्रॉपर्टी लेगा उस हिसाब से उसकी जो है वैल्यू भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ में उसको एक बहुत बड़ा बैकअप रहेगा साथ में। और मैंने एक और चीज देखा हो ना फैजन भाई, जैसे लोग ये करते, रेंट पे ले रहे, तो रेंट उनका 15,000 है, ठीक है, कार ले लिए, कार की EMI 10-12 हजार आ जाती है। हर चीज EMI पे लेते हैं, अपना कुछ स्टक तो कर ही देते हैं। मेरे से जो जिसकी 50,000 सैलरी है ना, वो 35 या EMI तो देता ही देता है। बिल्कुल। तो उससे मेरी सजेशन लोगों को यही रहेगी ना, आपको तो उससे अच्छा वो एक प्रॉपर्टी ले ले। हाँ, आज ये जो मार्केट, बिल्कुल सही वामिक, आज जो मार्केट बना है ना, ऐसा सेटअप बनाया हुआ है दुनिया ने कॉर्पोरेट लाइफ में। और जो मार्केटिंग के, आज आज सबसे ज्यादा काम जो होता है मार्केटिंग के बेस पे होता है। और चीजों की मार्केटिंग इस तरह से हो रही है ना कि आप अगर कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हो अपने फ्यूचर के हिसाब से, या ऑनगोइंग जो जो रिक्वायरमेंट है आगे चल के या आज के डेट में, उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए अगर इन्वेस्ट नहीं करते हो या हिम्मत नहीं करते हो ना, तो वही पैसा आपका कहीं और मार्केटिंग वाले बैठे हुए कहीं और आपको अटका देंगे, जिसके रिटर्न्स नहीं होंगे। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का फायदा ये होगा कि आपका उसका रिटर्न 100% एश्योर्ड रहेगा। किसी को 10 का 12 मिलेगा तो किसी को 10 का 15 मिलेगा, लेकिन रिटर्न जरूर है। मैं बोलता हूँ इंसान ने, सिर्फ कस्टमर ने, बायर ने ये सोचना चाहिए कि 10 लगा रहा हूं ना तो मेरा 10 तो सेफ है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी कभी आपको नुकसान में नहीं नुकसान नहीं डालेगी। देगी, वो हमेशा प्रॉफिट ही देने वाली चीज है। 100%। और एक और क्वेश्चन आ रहा था फजन भाई, ये भी बहुत लोगों का डाउट है। जैसे अपन पूरा नवी मुंबई में अलहमदुल्ला काम करते हैं, बॉम्बे साइड में भी अपना, लेकिन नवी मुंबई में अपना ज्यादा मेजरली है। तो नवी मुंबई में 3 ऐसे स्पॉट बताओ, जैसे वाशी से लेकर अपने तलोजा, ये पूरी जगह में अभी 3 जगह कौन सी जगह इन्वेस्ट करना बहुत सही है उन लोगों के लिए?
देखो आज के डेट में हम देख नवी मुंबई देखेंगे तो जो साउथ मुंबई या डाउनटाउन में रहते हैं तो उन उन लोग अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू या अपनी लाइफस्टाइल को मीट करने के चक्कर में उनका प्रेफरेंस जो रहता है ना, नवी मुंबई के स्टार्ट में उनकी नजर वहां रहती है। लेकिन सोचना चाहिए कि आज नवी मुंबई में नया डेवलपमेंट कहाँ पे है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खड़ा हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो सिडको ने आज से 40 साल 50 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है और सिडको जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है एयरपोर्ट को नजर में रखते हुए, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क रहेगा। आज वैल्यू में फर्क है, दोनों के वैल्यू में फर्क है। लेकिन आज जब यही चीज आगे 20 साल बाद जाके देखोगे ना, तो ये भी आसमान छूती हुई रहेगी। जैसे कि एयरपोर्ट के अतराफ की जगह है जो नई डेवलप हो रही है, जिसमें उल्वे है, आपका नेरुल है, नेरुल के कुछ हिस्से, फिर तलोजा है, तलोजा के अतराफ में ये सारी एरिया जो है खारघर ना, भी हुआ। हाँ खारघर हुआ, खारघर का भी अच्छा खासा एक्सपेंशन चल रहा है। ये अलग लेवल पे जाएगा फ्यूचर में जाके। तो आपको ऐसा लगता है एयरपोर्ट आने के बाद प्रॉपर्टी में एकदम बूस्ट, प्राइसिंग नवी मुंबई का आसमान छू सकता है, बॉम्बे जैसे, मतलब बॉम्बे नहीं लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा हाइप बैठ सकता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, डेफिनेटली ये जाएगा। अब हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है मालूम है, कि रातों रात प्राइस आसमान बढ़ छू जाए। जाए। देखो रातों रात आसमान और अचानक जो बबल आता है ना, वो बहुत जल्दी फटता भी है, गिरता भी है। गिरता भी होता ये है। स्टेप बाय स्टेप जाएगा मार्केट। और एक सिंपल आज से 10 साल पहले एक मिसाल हम लोग तलुजा के लिए या उल्वे के लिए, 10 साल पहले जो है ना 1500 का रेट भी लोग सोचते थे कि ये महंगा है यहाँ पर। और लोग नजरिया ऐसा था कि हाँ सस्ते में कोई चीज उधर पनवेल की तरफ मिल रही है, वाशी के आगे मिल रही है, तो सस्ते में मिल रही है तो ले लो करके। बॉम्बे में बोले डिपॉजिट के अमाउंट में यहाँ पे रूम मिल जाता है, वो एक नजरिया था। लेकिन उस टाइम जिसने इन्वेस्ट किया आज वो उसका फर्क देख रहा है, 10 साल 15 साल के बाद जो है एक अलग लेवल पे गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हर 5 साल में हर एरिया में अच्छा खासा ग्रोथ होता है। मेरे हिसाब से ना फैजान भाई, अभी जैसे नवी मुंबई में है ना, 3 जगह मेरे को जहां तक अच्छा लगता है, जैसे अपना सबसे पहले खारघर, बहुत सही इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एजुकेशन के हिसाब से भी ले लो, आप इन्वायरमेंट देखो, कनेक्टिविटी के हिसाब से तो आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है, स्टेशन की मिलती है, और हर चीज की कनेक्टिविटी मिलती है। और सेकेंड मेरे को लगता है जहां तक, तो तलोजा लगता है। अभी मैंने रजिस्ट्रेशन में चेक किया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन तलोजा का हुआ, लोग बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ले रहे हैं। और थर्ड जो लगता है ना मेरे को, पनवेल ऐसा लग रहा है ये। बिल्कुल सही बात है। वहां में खारघर जो तुम बोलोगे ना, आज के डेट में ग्रोथ के हिसाब से और आगे का जो फ्यूचर प्लानिंग भी है, खारघर को बहुत ऊपर के लेवल पे रखकर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे खारघर बूम करेगा, बूस्ट करेगा, अतराफ की जगह को भी बढ़ाएगा, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम लोग समझते हैं, हर हर सेक्टर में जो भी चीज में जहां पर बूम होता है, ग्रोथ होता है, वो अपने आसपास में भी उस ग्रोथ का असर रहता है। तो खारघर को तो स्पेशली आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलो या कॉर्पोरेट सेक्टर्स बोलो, जैसे बीकेसी आने वाला है, तो जो टारगेट में रखकर, ध्यान में रखकर खारघर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो तुरबेल टनल, लिंक टनल आ रहा है, वो है, तो वो टनल की कनेक्टिविटी वो लोग ने तलोजा में, ये एक एग्जाम्पल है कि तलोजा फेज 2 से उसकी कनेक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जब खारघर को ये लोग अपलिफ्ट करने की कोशिश में, पूरा अतराफ का जगह भी अपलिफ्ट होगा। और जैसे अभी अपन बहुत बता दी लोकेशन के बारे में, जो प्रॉपर्टी ले रहा है, मैक्सिमम कपल्स रहते हैं, और बहुत से लोग मेरे हिसाब से फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो उनको कुछ 3 चीजें ऐसा सजेस्ट करोगे उनको ध्यान देनी चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले? उसमें मेनली जो है ना, उनको सबसे पहले 3 में से पहला तो उन्होंने देखना चाहिए कि उनका जो लिविंग लाइफस्टाइल या उनकी जो सराउंडिंग्स जिन चीजों से यूज टू है, और उनका बजट। मेन ये चीज उन्होंने इवेल्युएट करना चाहिए खुद पहले, कि हम किस जगह पे रहना पसंद करते हैं, अतराफ में क्या चीज होनी चाहिए, साथ में उसको बजट को। अक्सर लोग जो फंसते या थोड़ा मार खा जाते हैं ना इसी बात में, या तो लिविंग लाइफस्टाइल को बहुत हाई एंड पे रखते हैं और बजट को कंसीडर नहीं करते। उस चक्कर में अक्सर जो नए कस्टमर्स का बोलो या जो भी बुकिंग या नई फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं ना, जो फेलियर रेशियोज जो होते हैं ना, कि अक्सर एक अरमान लेके जाता है कस्टमर, और कहीं ना कहीं जाके स्टक होके जो है बैक स्टेप करना पड़ता है। फिर उसको उसमें से निकलने के लिए 5-5 साल निकल जाते हैं, कि फिर से वापस वो कदम उठाने के लिए। तो सबसे पहले हर बायर ने अपने बजट को कंसिडर करना चाहिए, बजट को फ्लेक्सिबल भी साथ में रखना चाहिए।
तो एक बजट का कंसिडरेशन किया, तो बाय डिफॉल्ट उसको एक लोकेलिटी की इवेल्यूशन आती है कि किस लोकेलिटी में मैंने जाना चाहिए। उस लोकेलिटी के अतराफ में, जरूरी नहीं वही लोकेलिटी, उस लोकेलिटी के अतराफ में 2-3 लोकेशंस को पकड़ के अपनी प्रॉपर्टी को सर्च करना शुरू करे, उसकी स्टडी करे, मार्केट को रीड करे, और उसके बाद में कि वो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो रही है अगर, तो फिर मार्केट में प्रैक्टिकली वो एक एक लोकेलिटी को विजिट करके समझे, और फिर उस हिसाब से उस अपने बजट को, जब मार्केट घूमेगा ना, मार्केट प्रैक्टिकली घूमने के लिए इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब घूमेगा ना तो अपने अपने जो बजट को है ना रीइवेल्युएट करेगा फिर से। नहीं तो बजट पे कसम खा के बैठ गया ना तो भी कस्टमर अक्सर, देखो बेचने वाला हर चीज हम बेचना चाहेंगे, लेकिन खरीदने वाले की रिक्वायरमेंट अगर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है ना तो एक ब्रोकर भी उसको सही चीज दिलाता है। ये तो 100% आला सही बोला। तुम खुद एक इस बात का जवाब दो, मैं सवाल पूछता हूँ कि कस्टमर एक XYZ बजट लेके आ गया और कसम खा के आ गया कि यही बजट में चाहिए, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग लेवल की रहती है, तो वहां पे क्या लगता है नहीं कस्टमर के? जैसे कल एक वीडियो हम लोगों ने बनाया था प्रधान भाई, तो मैंने क्लाइंट को यही बोला, इफ कोई अच्छी चीजें मिल रही है तुम्हारे बजट से थोड़ी ज्यादा है ना, तो उसको ले लो, कि वो मार्केट का रेट है, आपको मार्केट के रेट भी समझना पड़ेगा। इफ आपका बजट कोई गलत नहीं है, आप अपना एक्सपेक्टेशन लेके गए 50 लाख, लेकिन मार्केट 70-80 लाख चल रही है, तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना जरूरी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज जो मेरे को समझ में आती है कि आप जिस प्रॉपर्टी लेने के लिए जिस बंदे के साथ जा रहे हो ना, उसका सिलेक्शन और उसकी चॉइस आपकी बहुत सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर सही चॉइस सही सिलेक्शन करके जाओगे ना तो आपको एडवाइस सही मिलेगी, आपको जो प्रोपोजल्स वो आपको आपके सामने रखेगा ना प्रोजेक्ट्स के, वो सही रखेगा। जैसे फैजान भाई अभी 2-3 और पॉइंट है अपने, फिर इंशाल्लाह अपन आगे की बातें आगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी जैसे बहुत से लोग रहते हैं रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। लोगों को मैंने देखा हूँ कि उनका बजट ही नहीं होता है, ठीक है, तो भी वो रेडी टू मूव प्रिफर करते हैं, बट वो उनको कौन समझाएगा कि उनके लिए अंडर कंस्ट्रक्शन सही है। अभी बहुत से हाथ में 2-3 लेके आते हैं, वो हमको अंडर कंस्ट्रक्शन में तो करा लेंगे, लेकिन रेडी टू मूव में कैसे करा पाएंगे? तो क्या है, तो इसमें जो है ना 3 कैटेगरी में हम लोग बायर्स को देखते हैं। वामिक, इस फील्ड में हम लोग इतने सालों से जो देख रहे हैं ना, एक जैसे 2 से 3 लाख लेके आ गया, वो तो स्टैम्प ड्यूटी में वो पूरा पैसा चला जाता है, उसको रेडी टू मूव में हम लोग नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में डालेंगे तो उसमें ऑप्शन, बेहतर ऑप्शन उनके लिए बेटर ऑप्शन जो है ना, जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा और 1 to 5% बुकिंग अमाउंट लेके आता है ना, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जिसके पास डबल ऑफ बुकिंग अमाउंट है जिसके हाथ में, और उसके पास ऑप्शनलेस भी है वो साथ में, ये भी चीज सोचनी चाहिए बायर ने कि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है कि मैं और 2-3 साल सर्वाइव कर सकता हूँ रेंट पे, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रेडी टू मूव। लेकिन जो 2-3 साल अपना निकाल सकता है, क्योंकि आज जो है ना एक ट्रेंड चलता है, वक्त के साथ ट्रेंड, चीजें ट्रेंड के साथ बदलते रहती है, अपग्रेड होती रहती है, बदलने से मुराद अपग्रेड होती रहती है। पहले 1 BHK जो है ना नॉर्मल स्टैंडर्ड आता था, आज 1 BHK मास्टर बेडरूम के साथ आता है। पहले आज से 10 साल पहले कोई सोचता भी नहीं होगा कि मास्टर बेडरूम में 1 BHK मिलेगा, 1 BHK में मास्टर बेडरूम मिलेगा आपको। उसके लिए 2 BHK में ही लोगों का एक परसेप्शन था, कॉन्सेप्ट था, लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन फिक्स था कि मास्टर बेडरूम 2 BHK में मिलता है। आज एक ट्रेंड चला, रिक्वायरमेंट, तो क्योंकि जो है ये बिल्डर लॉबी जो है या रियल स्टेट जो है ना, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहती है, एडजस्ट करते रहती है। तो जिसके पास ऑप्शन है तो बेटर है कि वो नए कंस्ट्रक्शन में, अंडर कंस्ट्रक्शन में जाए, 2-3 साल टाइम भी मिलेगा उसको, पेमेंट प्लान्स भी मिल जाएंगे, उसमें दोनों ऑप्शन कस्टमाइज पेमेंट्स के भी मिलते हैं, और आपको बैंक प्लान में भी जाओगे और बहुत सारे EMI ऑप्शंस मिलते, अलग अलग ऑफर्स मार्केट में अवेलेबल है। अभी जैसे बहुत से लोग बिल्डर्स होते हैं जो नो EMI ऑप्शन भी दे देते हैं, बिल्कुल, और ऐसे भी है जो अपना खुद जैसे 2 लाख या 3 लाख इसके हाथ में अंडर कंस्ट्रक्शन में ले रहा है, बिल्डर खुद GST रजिस्ट्रेशन के लिए अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी दे देता है। और कैसे रहती है अपडेट, आपने अभी बताया ना, बहुत अच्छी बात है अपडेट। अभी जैसे जो पुरानी बिल्डिंग थी और रेडी टू मूव में उसमें डिफरेंस आ जाता है। अभी G+ पहले G+7 की बिल्डिंग लेगा, तो अभी G+7 की बिल्डिंग में ले रहा है रेडी टू मूव, लेकिन उसको टावर की प्राइस, टावर में अंडर कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा G+14 में, और एमिनिटीज के साथ मिलेगा। मतलब
वो अंडर कंस्ट्रक्शन लेगा कहीं ना कहीं उसका तो फायदा हो ही जाता बिल्कुल है ना, आप बिल्कुल कहना चाहते हो। बिल्कुल। और ये तो हमने बात करें रेडी टू मूव अंडर कंस्ट्रक्शन की बात, अभी बात करते हैं बिल्डर लॉबी का मेन जो है पार्ट। मतलब बिल्डर लॉबी के दो पार्ट मेरे हिसाब से है, एक है इन्वेस्टर पार्ट जिससे वो बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, और दूसरा आता है बायर्स। बायर्स की तो अपन ने बात कर दी है। इन्वेस्टर क्या का क्या रोल है फैजान भाई? आज तक जो है ना, अब जाके मार्केट जो है ना बहुत ओपन होते जा रहा है दिन ब दिन। पहले बिल्डर के एक लिमिटेड इन्वेस्टर्स हुआ करते थे। बैंक फाइनेंस से बेटर जो है ना, बिल्ड हर हर प्रोजेक्ट में, हर बड़े से छोटे डेवलपर किसी के पास भी जाओ, हर एक का कोटा रहता है। डाउन पेमेंट पे जो है अपने इन्वेस्टर्स को यूनिट्स वो लोग सेल आउट करते हैं, बाद में वो इन्वेस्टर से बायबैक करे या इन्वेस्टर मार्केट में बेचते हैं अपने हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से, क्योंकि उनका पैसा लगा रहता है। तो वो जो अमाउंट मार्केट से जो उठाई जाती है ना, उससे बिल्डर का अच्छा खासा काम निकलता है। उसमें मार्केट से भी फंडिंग होती है, उसको मार्केट फंडिंग बोलते हैं। तो आज मार्केट इतना ओपन हुआ है ना कि फाइनेंसर से आगे बढ़ के जो है ना, रियल बायर्स को भी वो चीज हाथ लगने लगी है। ऐसा हाँ, तो उसके लिए कस्टमर ने ये भी देखे, जब पेमेंट पूरा रेडी हो उसके पास ना, तो डायरेक्ट रेडी टू मूव में जाकर मार्केट से 2 लाख महंगा लेने से अच्छा उस अपने पैसे का बेनिफिट उठावे। आदमी क्यों रेडी टू मूव लेता है? बोले पेमेंट तो मैं पूरा दे रहा हूँ, आज अंडर कंस्ट्रक्शन में जाऊंगा 3 साल तक मुझे रेंट नहीं मिलेगा उसका। 3 साल तक रेंट क्या मिलेगा आपको? एक 2 BHK की एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक 2 BHK बंदा खरीदता है अंडर रेडी टू मूव में, क्योंकि अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन में 3 साल रुकना है उसको। 3 साल तक 20,000, मैं बोलता हूँ मार्केट में हायर साइड का रेंट कंसिडर करते हैं। 20,000 से 3 साल का कितना होता है? 6-7 लाख होता है, 8 लाख होता है। आप वही रेडी पेमेंट को लेके जाके अंडर कंस्ट्रक्शन एक किसी प्रोजेक्ट के जेन्युइन बिल्डर, आप उसके लिए फिर वही बात है मेरी पुरानी, कि आपका जो सिलेक्शन हो ना, वो ब्रोकर का सिलेक्शन सही हो। आदमी सोचता है कि मेरा बिल्डर का सिलेक्शन सही होना चाहिए। आपका अगर ब्रोकर का सिलेक्शन सही होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको बिल्डर भी, वो ब्रोकर आपको सही बिल्डर के पास जाके मिलाएगा। तो फिर आते हैं हमारे पॉइंट पे कि जब आपका रेडी पेमेंट होगा, आप रेडी टू मूव लेने से अच्छा आप अगर सही प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्ट करते हो ना, तो जहां आपका 6 लाख 7 लाख रेंट मिलना है 3 साल में, आप अंडर कंस्ट्रक्शन में वही प्रॉपर्टी जो है और मॉडर्न एम्यूनिटीज के साथ में 8 से 10 लाख नहीं, मैं बोलता हूँ 2-3 लाख का डिफरेंस नहीं, 12 से 15 लाख का डिफरेंस आएगा। आप प्रैक्टिकली, जो भी हमारे व्यूअर्स है कभी आते हैं ना, तुम्हारे पास आते हैं, तुम भी उसको प्रैक्टिकली दिखा सकते हो। और हम लोग ने कई लोगों को कराया है ऐसा। तो जिसके पास रेडी पेमेंट हो और उसको रहने की घाई ना हो कि ऑप्शन लेस, मैंने फिर वापस यूज करता हूँ कि ऑप्शन नहीं, मेरे को इंस्टेंट मूव करना है, तो उसके लिए रेडी टू मूव बेस्ट है। लेकिन जिसके पास टाइम है या उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो, तो रेंट के चक्कर में रेडी टू मूव जो है 2-4 लाख महंगा लेने से अच्छा अंडर कंस्ट्रक्शन में अपग्रेडेड प्रोजेक्ट्स में विद ऑल मॉडर्न एम्यूनिटीज ट्राई करे, और उसमें अपना पैसा बचाए। जो रेंट आना है 3 साल में, उससे ज्यादा पैसा बचा सकता है। ये मेरे ओपिनियन में बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपका तो बहुत अच्छा है ओपिनियन। मैं आपको एक बता रहा था, आपने अभी बात नहीं करी इन्वेस्टर की, तो मैं अपना एक बता रहा हूँ हिस्ट्री जो हमारे साथ हुई हमारे इन्वेस्टर के साथ। तो यकीन मानो फैजान भाई, आजकल ऐसा चल रहा है ना, इन्वेस्टर कमाना चाहे तो बहुत कमा सकता है। बिल्कुल, मतलब जो शेयर मार्केट में कमा सकता है ना, वो रियल एस्टेट में भी कमा सकता है, मुझे जहां तक लगा। लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस है, वहां पर महीने में कमा सकता है या 6 महीने साल में लगेगा। मेरा एक इन्वेस्टर था फैजान भाई, उसको मैंने छोटा सा फ्लैट दिलाया, सिर्फ उसको 13 से 14 लाख का इन्वेस्टमेंट कराया, तो 3 महीने में मैंने उसको 3 लाख रुपया, 3-4 महीना पकड़ो, 3 लाख रुपए प्रॉफिट, 3 से 3.5 लाख रुपए उसको प्रॉफिट कराया मैंने। गलत है ये? बिल्कुल हमें ये, क्योंकि इसके पहले जो हमने ओपिनियन जो रखा ना मैंने अपना सामने, तुम्हारा और मेरा सेम पेज पे हम लोग ओपिनियन बेस्ड है, जो रखा वो एंड यूजर के लिए। ये जो तुमने अभी बात की ना, ये जरूर कस्टमर हर बायर के सामने आनी चाहिए। एक आम से आम सीधे साधा हर एक एंड यूजर के सामने भी ये बात आनी चाहिए कि जो लोग ट्रेडिंग, ये इसको हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं अपने फील्ड में, कि अगर पैसा है और सेकंड होम है, तो अगर सही बंदे से सही, फिर बात वही है कि सिलेक्शन सही होगा, तो आप उस पैसे से ट्रेडिंग कर सकते हो कि सही यूनिट खरीदो, सही टाइम पे खरीदना भी जरूरी है। उसके लिए ट्रस्टवर्दी आपका दिलाने वाला भी होना चाहिए, और जो दे रहा है वो भी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, और आपको भी उसकी परख होनी चाहिए कि मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ। तो ये सही जगह पे, अगर सही टाइम पे, सही टाइम एक 4-5 बार रिपीट इसके लिए किया कि बंदा बोलेगा नहीं मैं रेरा देखूंगा, मैं पूरा कंस्ट्रक्शन आधा होता हुआ देखूंगा, फिर इन्वेस्ट करूंगा,
तो वो टाइम जो है सही नहीं होता है एक ट्रेडिंग करने के लिए। एंड यूजर के लिए बेस्ट ऑप्शन है वो, क्योंकि हर कोई अपनी सिक्योरिटी चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरा पैसा सेफ इन्वेस्ट हो। जो इस फील्ड में पुराना है, प्रॉपर्टी परचेसिंग, जो हैबिचुअल है, जो इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टियों में, मल्टीपल प्रॉपर्टीज जिसकी है, उसने उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि ये जो है जुड़े सही लोगों के साथ में और ट्रेडिंग भी करे। उसके लिए सही टाइम जो है ना, उसका जो ग्राउंड लेवल पे जब प्रोजेक्ट होता है ना, उस टाइम पे इन्वेस्ट करेगा ना, उस टाइम पे सही उसको अच्छा रेट मिलेगा। हकीकत में 800 से 1000 1200 रुपए का रेट डिफरेंस मिलेगा। जब इतना रेट डिफरेंस मिलेगा ना, तो कम से कम वो 500 रुपए स्क्वायर फीट पे आराम से कमा सकता है। वो कमाने का ड्यूरेशन 3 से 6 महीने का, जैसा तुमने बोला, ये टाइम सिलेक्शन है कि जैसे हर पूरा खेल जो है रियल एस्टेट का सिलेक्शन का है। आपका परख का है, बंदे को परखना सही है और आपकी चॉइस के साथ में आपकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। ये तो चीज, और मैंने देखा हो ना, जहां तक कि नवंबर में जो प्रॉफिट और बेनिफिट मिल रहा है ना, मेरे हिसाब से कहीं और नहीं मिलेगा। और यही टाइम सही है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब मेट्रो चालू हो गई है, अभी एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, उसके बाद क्या ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। बराबर, वहां में ऐसा ये तो यही बात होगी ना कि सारी चीजें हो गई, सारी फैसिलिटीज है और पूरा फुल डेवलप हो गया, उसके बाद जब ऑप्शन नहीं रहेगा तो आदमी कमाएगा क्या? आज अंडर डेवलपमेंट है, मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शंस हमारे सामने हैं, तो आदमी के लिए बेस्ट टाइम है ये आज। तो जैसे फैजन भाई, अपन तो बहुत अच्छे लम्बे से बात किए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोबारा पे अपन वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारे बायर्स को इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए। मोस्ट वेलकम। वो टाइम से जो है हमारी डिस्कशन चल रहा था कि हम एक छोटा एक पॉडकास्ट करते हैं करके, आज फाइनली हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। चलो, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे पॉडकास्ट हमारे और भी आते रहेंगे और वीडियोस आते रहेंगे, तो इसकी पूरी डिटेल्स आपको चाहिए रहेगी तो हम कांटेक्ट करना, और नेक्स्ट हमारे पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।